जैन मित्रों, मैं कुमार यशवंत एक बार फिर से आप सभी का उपकार 99 के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। तो अभी तक हमने भारत के प्राचीन इतिहास में गुप्त साम्राज्य तक का अध्ययन कर चुके हैं और आगे हमें देखना है एक गुप्तोत्तर साम्राज्य के बारे में। हम देखें कि गुप्तों के पतन के पश्चात भारत में कई छोटी छोटी शक्तियां थी जिन्होंने अपने आप को स्वतंत्र कर ली और नए राजवंश की स्थापना की। इनमें से कई शक्तियां तो गुप्तों के सामंत रहे हैं। हमने देखा था गुप्तों काल में कि सामंत जो है, जब राजा या सम्राट कमजोर पड़ जाता था तो अपने आप को स्वतंत्र कर लिया करते थे। तो इसी क्रम में भारत में भी गुप्तों के पतन के पश्चात कई छोटी छोटी शक्तियों का उदय होता है। हम देखें तो मगध में तो उत्तर गुप्त वंश, तो वहीं मालवा में औलिकर वंश, और जबकि बंगाल में गौड़ वंश की स्थापना होती है। तो एक जगह उत्तर प्रदेश में कन्नौज और कन्नौज में होती है मौखरी वंश की स्थापना, जबकि सबसे शक्तिशाली और वंश या वर्धन वंश जो कि हरियाणा स्थित थानेश्वर के आसपास विस्तृत था। तो आज हम सबसे पहले जानेंगे वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश के बारे में। राजवर्धन प्रथम के पश्चात आदित्यवर्धन के पश्चात प्रभाकर वर्धन इस वंश के शक्तिशाली और प्रतापी शासक थे और ये वास्तविक संस्थापक भी थे। इनके हमें दो पुत्रों का उल्लेख प्राप्त होता है और एक पुत्री राजश्री का, राजवर्धन द्वितीय, और दूसरा पुत्र हर्षवर्धन। ये वही हर्षवर्धन है जिनका नाम आपने अक्सर सुना होगा, प्रतापी शासक थे ये। और एक पुत्री थी इनकी राजश्री, जिसका विवाह होता है कन्नौज के मौखरी वंश के शासक ग्रह वर्मा से, जिसकी हत्या आगे बंगाल के गौड़ शासक शशांक के द्वारा कर दी जाएगी। ये बात की बातें हैं, अभी हम सिर्फ इतना ही जानते हैं वंशावली के संबंध में। तो हमें प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र और एक पुत्री का उल्लेख प्राप्त होता है, लेकिन कुछ पुस्तकों में हमें इसके तीसरे पुत्र कृष्ण का भी नाम उल्लेख प्राप्त। सबसे पहले शासक नरवर्धन या पुष्यभूति के पश्चात राजवर्धन प्रथम और इसके पश्चात आदित्यवर्धन, फिर प्रभाकर वर्धन के पश्चात शासक बनेगा उसका बड़ा पुत्र राजवर्धन द्वितीय, और राजवर्धन द्वितीय के पश्चात जो शासक थे वो हर्षवर्धन थे, जो कि वर्धन वंश के सबसे शक्तिशाली और प्रतापी शासक माने जाते थे। तो प्रारंभ करते हैं सबसे पहले थानेश्वर के पुष्यभूति या वर्धन वंश के बारे में पढ़ना। तो इसका मैच्योर या परिपक्व काल माना जाता है 550 एडी से 750 ईस्वी तक। याद रखेंगे कार्यकाल। और इस दौरान कई राजवंशों ने शासन किया, किसी एक राजवंश ने नहीं। आगे देखेंगे तो गुप्तोत्तर काल का मैच्योर टाइम पीरियड या परिपक्व काल माना जाता है 550 ईस्वी से लेकर 750 एडी तक। हम देखते हैं कि गुप्तों के पतन के पश्चात गुप्तों के पतन के पश्चात बहुत सारी शक्तियां जो है स्वयं को स्वतंत्र कर लेंगी और एक नए राजवंश की स्थापना करेगी। हम देखें सबसे पहले तो इस समय कन्नौज में होती है मौखरी वंश की स्थापना। कन्नौज है उत्तर प्रदेश का, तो कन्नौज में मौखरी वंश इस समय था। और गुजरात में एक जगह है वल्लभी, तो वल्लभी में मैत्रक वंश की स्थापना होती है। तो वहीं बंगाल में गौड़ वंश की स्थापना होगी। और आगे जो सबसे शक्तिशाली वंश था वह था पुष्यभूति वंश, या इसी का एक और नाम प्राप्त होता है हमें वर्धन वंश। ये कहाँ स्थापित होगा तो थानेश्वर में। थानेश्वर कहाँ है तो हरियाणा में। थानेश्वर या स्थानेश्वर, कुछ पुस्तकों में स्थानेश्वर नाम मिलता है। तो वहीं औलिकर वंश की भी स्थापना होती है, मालवा में होती है, मालवा क्षेत्र में। और उत्तर गुप्त वंश, इसकी स्थापना होती है मगध में। याद रखेंगे गुप्तोत्तर काल में मगध का जो पाटलिपुत्र था, इससे अधिक महत्व होगा कन्नौज का। किसका तो कन्नौज का अधिक महत्व रहेगा आर्थिक और सामरिक तौर पे। तो इसीलिए त्रिपक्षीय संघर्ष कन्नौज में होता है। ये बात की चीजें हैं। आगे देखें तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश के बारे में।
तो हमें इस वंश के संबंध में कुछ जानकारी के स्रोत भी प्राप्त होते हैं। जैसे एक तो हमें पुरातात्विक स्रोत प्राप्त होते हैं और साहित्यिक सोर्स और विदेशी सोर्स। हम देखें सबसे पहले पुरातात्विक स्रोतों में, तो एक तो प्राप्त होता है हमें बांसखेड़ा ताम्रपत्र लेख। इससे भी हमें वर्धन वंश की जानकारी प्राप्त होती है। और दूसरा मधुवन ताम्रपत्र लेख। तो पुरातात्विक स्रोतों में याद रखेंगे एक तो बांसखेड़ा ताम्रपत्र लेख और दूसरा मधुवन ताम्रपत्र लेख। जबकि साहित्यिक सोर्स में याद रखेंगे दो चीजें, एक तो आर्य मंजूश्री कल्प, तो ये पुस्तक है, बोधिसत्व हुए हैं, बोधिसत्व थे मंजूश्री, याद रखेंगे मंजूश्री बोधिसत्व थे और ये महायान शाखा से संबंधित थे, बौद्ध धर्म की महायान शाखा के संबंधित थे। ये इनकी पुस्तक है मंजूश्री की, आर्य मंजूश्री कल्प। तो साहित्यिक सोर्स में याद रखेंगे आर्य मंजूश्री कल्प, जो कि बोधिसत्व मंजूश्री की पुस्तक है। तो वहीं एक हर्षचरित्र का नाम भी याद रखेंगे, जो कि वाणभट्ट की पुस्तक है। वाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी थे। हर्षचरित्र के संबंध में याद रखेंगे इसमें 8 उच्छ्वास देखने को मिलते हैं। उच्छ्वास कितने, तो 8 उच्छ्वास को आप अध्याय से समझिए, ऐसे समझिए कि इसमें 8 अध्याय थे। कितने, तो 8 अध्याय थे। जो प्रारंभ के 3 अध्याय थे, तो इसमें बाणभट्ट की आत्मकथा है, बाणभट्ट की आत्मकथा। जबकि हर्षचरित्र के अंतिम 5 अध्याय हैं, इसमें हमें हर्षवर्धन की जीवनी देखने को मिलती है। हर्षवर्धन की जीवनी इतना महत्वपूर्ण नहीं है, आप तो इतना याद रखिए साहित्यिक सोर्स में एक तो आर्य मंजूश्री कल्प और हर्षचरित्र, जो कि बाणभट्ट की है। आगे विदेशी स्रोतों में इस समय भी कुछ चीनी यात्री आए, जैसे हिनसांग और इत्सिंग। तो हिनसांग इत्सिंग के यात्रा विवरण से भी हमें जानकारी प्राप्त होगी। और कुछ सिक्के, जैसे हमें नालंदा से सिक्के प्राप्त हुए हैं, नालंदा से, और सोनीपत से सिक्के प्राप्त होते हैं, सोनीपत। तो सिक्कों को भी जानकारी के स्रोत में शामिल कर सकते हैं पुरातात्विक सोर्स में। तो वर्धन वंश की जानकारी हमें मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। एक तो पुरातात्विक, जिसमें बांसखेड़ा ताम्रपत्र लेख और मधुवन ताम्रपत्र लेख। और साहित्यिक सोर्स में याद रखेंगे आर्य मंजूश्री कल्प और हर्षचरित्र पुस्तक को। और विदेशी स्रोत में हिनसांग और इत्सिंग का यात्रा विवरण और सिक्के भी प्राप्त होंगे नालंदा और सोनीपत से, ये भी याद रखेंगे। आगे हम देखें वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की वंशावली के बारे में। तो इस वंश के संस्थापक थे पुष्यभूति। हमें कुछ पुस्तकों में नाम मिलेगा नरवर्धन, दोनों ही नाम याद रखेंगे। और इनके पश्चात शासक हुए हैं राजवर्धन प्रथम, इसको भी याद रखेंगे। और राजवर्धन प्रथम के पश्चात आदित्यवर्धन और आदित्यवर्धन के पश्चात प्रभाकर वर्धन, ये वंशावली याद रखेंगे क्रमशः इसी क्रम में। तो हम सबसे पहले देखेंगे प्रभाकर वर्धन को। देखने से पहले हम जाने कि प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र थे, एक तो राजवर्धन द्वितीय, हर्षवर्धन और राजश्री। हमें प्रभाकर वर्धन के कुछ पुस्तकों में एक पुत्र का उल्लेख और प्राप्त होता है, कृष्ण। याद रखेंगे कुछ पुस्तकों में इसके 3 पुत्रों का उल्लेख प्राप्त होता है, एक तो राजवर्धन, हर्षवर्धन और कृष्ण। जबकि अधिकांश पुस्तकों में हमें राजवर्धन और हर्षवर्धन का ही उल्लेख प्राप्त होता है, कृष्ण का नाम नहीं मिलता, याद रखेंगे। और एक पुत्री थी राजश्री, और राजश्री का विवाह होता है मौखरी वंश के शासक हैं ग्रहवर्मा, ग्रहवर्मा से होगा। हमने अभी देखा कि कन्नौज में था मौखरी वंश। तो ग्रहवर्मा से विवाह होता है और ग्रहवर्मा की हत्या कर दी जाएगी शशांक के द्वारा। शशांक के द्वारा। शशांक कौन है, तो ये गौड़ वंशी शासक है, बंगाल का गौड़ शासक है। ये बात की चीजें हैं।
आप वंशावली में सिर्फ इतने नाम याद रखिए। आगे हम देखें प्रभाकर वर्धन, जो कि इस वंश के सर्वाधिक शक्तिशाली कैसे थे, तो ये शक्तिशाली प्रतापी शासक थे और ये इसी वंश के वास्तविक संस्थापक भी माने जाते हैं। वास्तविक संस्थापक थे ये। इन्होंने कुछ उपाधियां भी धारण की हैं, जैसे सिंधु राजज्वर, सिंधु राज ज्वर, महाराजाधिराज, महाराजाधिराज और प्रतापशील। तो सिंधु राज की 3 उपाधि याद रखेंगे। एक तो सिंधु राज ज्वर, महाराजाधिराज और प्रतापशील याद रखेंगे। वर्धन वंश में यह पहला शासक था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। पहला शासक जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी, याद रखेंगे। हमें इसका एक राजवैद्य का नाम भी प्राप्त होता है जिसका नाम था सुसेन। क्या था, तो सुसेन। तो आज के लिए इतना ही। आज ये प्रारंभिक वर्ष और कुछ वंशावली थी वर्धन राजवंश की। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना है, कमेंट में। और आप में से कोई नया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब उपकार 99 को, उपकार 99 को। और आपको समय पर क्लासेस चाहिए तो और बेल आइकन भी प्रेस करना पड़ेगा। यहीं से आपको समय पर क्लासेस मिलेंगी। तो जय हिंद। आज के लिए इतना ही। सभी को मेरा